नमस्कार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये वीडियो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे है, नीट 2024 रिजल्ट। मैं अनूप गुप्ता, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं पिछले 15 साल से आईआईटी जेईई के लिए बच्चों को। बट सिंस मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया है जहां पर हम आईआईटी जेईई और नीट दोनों की सर्विसेज देते आए हैं, तो कहीं ना कहीं नीट भी एक कहीं ना कहीं छुपा दिल में बैठा है कि भैया उन बच्चों के लिए भी हेल्प आउट करना है। भाषणगिरी नहीं करेंगे, हम मार्क्स ऐप भी देते हैं जिसपे बहुत सारे बच्चे डेली नीट की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारा नीट का एस्पिरेंट भी हमारे साथ जुड़ा है। इसीलिए ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। जरूरी क्या है? जरूरी ये है बच्चों कि आप सबने सुना होगा कि नीट 2024 में देयर इज सम बिग प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको इंतलाह करूंगा कि वीडियो में ढंग से सुने, बात को अंत तक देखें और लास्ट में रेजोल्यूशन पे भी बात करेंगे और इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है वो भी आप देख पाएंगे। बहुत कम होता है ऐसा कि मैं कोई पेपर लेके वीडियो में आऊं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हमारे पास बोलना के लिए कंटेंट कम होता है, बट इस बार वीडियो में हमारे पास, जिसको आप कहते हैं तथ्य, बहुत ज्यादा है, टाइम की कमी है। आइए मुद्दे पे बात शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम कहां पर हुई है? तो प्रॉब्लम हुई है बच्चों की एनटीए ने अभी 4 जून को नीट का रिजल्ट निकाला, उसी दिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया। अब नीट के हिसाब, एनटीए के हिसाब से जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नीट 2024 का, उसमें 67 टॉपर्स हैं, जो आपको लिस्ट दिख रही है, हर जगह अवेलेबल है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? हो सकते हैं टॉपर, बट जस्ट टू गिव यू स्टैटिस्टिकल डेटा, पिछले 5 साल में हमेशा 2 मैक्सिमम बच्चों के 720 नंबर आए हैं, 720 में से, या फिर मैक्सिमम नंबर की हम बात करें फुल ऑन फुल। इस साल ऐसा क्या अलग हो गया कि सडनली 67 स्टूडेंट्स हैव गॉट फुल ऑन फुल मार्क्स? यहां पर निश्चय ही कुछ ना कुछ डाउट क्रिएट होता है। पर क्या यह डाउट इतना बड़ा है कि क्या आप इसके ऊपर एक कोर्ट केस कर सकते हैं? वो शायद नहीं, क्योंकि देखा जाए आने को बच्चों के 720 में 720 आ सकते हैं। आइए और गहराई में जाते हैं। अब बात एक उठी थी कि भाई अगर इतने सारे टॉपर्स आ जाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा जहां टॉपर को ही एम्स दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलेगा। इसको भी कंक्रीटली बात कर लेते हैं। 67 टॉपर्स जिनको रैंक 1 दी गई है, उसमें जनरल कैटेगरी के 44 बच्चे हैं, ओबीसी 16, ईडब्ल्यूएस 5 और एससी 2 के 2 बच्चे हैं। एम्स दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 125 सीटें हैं, जिसमें आप 7 और जोड़ें फॉरेन नेशनल्स के लिए। पर अगर 125 अपने देशवासियों की बात करें तो उसमें 48 सीटें जनरल वालों की हैं, 32 ओबीसी की हैं, 11 ईडब्ल्यूएस की हैं, 18 एससी और 9 एसटी कैटेगरी की हैं। तो अगर आप जनरल को देखें, इस बार 44 जनरल कैटेगरी के बच्चों ने रैंक 1 प्राप्त करी और सीटें सिर्फ 48 हैं। तो निश्चय ही अगर ऐसा चलता रहा तो अगले साल शायद रैंक 1 आने के बावजूद आप एम्स दिल्ली नहीं ले पाएंगे। इसलिए यह बात चर्चा में आ रही है। पर क्या इसके अगेंस्ट केस करा जा सकता है? क्या इसके अगेंस्ट हम एनटीए को कुछ कह सकते हैं? शायद अभी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में सर 67 टॉपर्स आए, इसका इंपैक्ट क्या है? एकदम से सोच के क्या लगता है? इसका मतलब पेपर आसान आया होगा। अब उस आसान की परिभाषा में यह समझना जरूरी है कि इंपैक्ट ऑफ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहा है। अब अगर हम बात करते हैं 720 पे 67 कैंडिडेट्स हैं, जो कि सिर्फ 2 रहे हैं हमेशा लास्ट 5 साल में हिस्ट्री ऑफ नीट में। 700 मार्क्स, जो कि एक बहुत कोवेटेड मार्क्स होते हैं, 700 मार्क्स इस साल तकरीबन, ये एक एप्रोक्सीमेट रैंक वर्सेस मार्क्स डेटा है, ठीक है? अगर आपको ऊपर नीचे लगे तो प्लीज हमें दोष ना दें। इस बार 700 प्लस मार्क्स 2160 बच्चों के तकरीबन आए हैं। पिछले साल तक ये सिर्फ 350 बच्चों के आए थे। 350, 6 गुना से ज्यादा का तरक्की हो गई बच्चों की। इतने सारे होशियार बच्चे सडनली एक साल में आ गए, या इतना ज्यादा आसान पेपर सडनली बन गया। 680 मार्क्स पे 8,900 बच्चे हैं इस बार। इस 680 से ऊपर पिछले साल तक
यह फिगर 1750 थी। स्टैट्स आपके सामने, इसको कम समराइज करते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट से अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करना है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट होता है बच्चों का, 50,000 रैंक पे तकरीबन आपको, अगर आप उससे नीचे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, जहां पर एक आप एवरेज फी के ऊपर अच्छी तरीके से एमबीबीएस की डिग्री और डॉक्टर बनके निकल सकते हैं। यू विल बी सरप्राइज, पिछले साल के 5 साल का अगर मैं ट्रेंड रिकॉर्ड निकालता हूं तो 50,000 रैंक जिस पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, वो स्कोर जाता था 570, 575, 560 के बीच में, हद से हद 580। इस साल की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, क्योंकि सीटें तो उतनी नहीं बढ़ रही हैं, इस बार 625 नंबर पे आपको 50,000 रैंक के तकरीबन मिल रही है। बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट है बच्चों ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम। 620, 625 स्कोर बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था नीट में। आज की दुविधा यह है 620 पे बच्चे की 60,000, 59,000 रैंक तक बन रही है, देखी जा रही है। तो क्या इसमें अभी भी हम एनटीए के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, कुछ करा जा सकता है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हो सकता है बच्चे ज्यादा बढ़िया प्रिपेयर करके आए हों, और 4 लाख बच्चे वैसे भी पिछले साल से ज्यादा इस साल पेपर के लिए अपीयर करें। पिछले साल 20 थे, इस बार 24 लाख बच्चे हैं। तो ये तो देता है एक तरफ से इशारा कि कंपटीशन बढ़ गया। अब आता हूं मैं मुद्दे की बात पे, लीगैलिटीज पे। मैं ये वीडियो एक शायद इस तथ्य से बना रहा हूं कि अगर हमें एनटीए या किसी की गलती निकालनी है, बाय रूल ऑफ लॉ हमें गलती को साबित करना पड़ेगा। अभी तक जितने आपने पॉइंट सुने उसमें कोई भी आपके पास एज सच एविडेंस नहीं है जिसपे आप किसी को दोषी करार दे पाए। अब मजे की बात सुनिए, अब आती है बात, सर जब वो 67 लिस्ट में हम जाते हैं तो 67 बच्चों की लिस्ट, जबकि टॉप 100 की लिस्ट आई है, पर अगर हम उन 67 बच्चों की बात करते हैं तो उसमें भी एक बड़ा अजीब सा पैटर्न देखने को मिला, जहां पर हम एनटीए को सेमी लीगली नोटिस भेज सकते हैं। क्या 6 बच्चे जिनकी रैंक 1 आई है, उन सब के लास्ट के 3 डिजिट्स में सिर्फ 400 नंबर का डिफरेंस है। क्या मतलब है इसका? आपको रोल नंबर मिलता है 8 डिजिट का, 8 डिजिट में देखा जाए बहुत बड़ी परम्यूटेशन है मैथ के हिसाब से अगर हम बात करें, बट उन 6 बच्चों की, जिन हरियाणा के बच्चों की जिनकी स्टेट रैंक दिखाई गई है, उनको सबको पॉसिबली एक ही सेंटर मिला। थोड़ा सी अटपटी बात है। ऐसे ही 3 और, बल्कि 4 और स्टेट्स ऐसे हैं, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, 3, जहां पर दो रैंक्स ऐसी मिली हैं रैंक 1 के अंदर जिनमें गैप सिर्फ 100 नंबर का है, मतलब वो फिर से सेम सेंटर पे एग्जिस्ट करते होंगे। क्या ये भी एक लीगल पॉइंट है जिसपे हम किसी को दोषी करार दे सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आपका जो रोल नंबर अलॉट होता है वो एक कंप्यूटर सिस्टम से रैंडम जनरेट होता है। अब हो गया और उस बच्चे ने रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो इसमें एनटीए का कोई दोष नहीं, कोई नहीं। बट कहते हैं ना, आप जब करते हैं कुछ गलत काम तो कई बार आप ही गलती कर बैठते हैं और आप उसी की वजह से पकड़े जाते हैं। अब सरप्राइजिंगली जहां 67 के बाद 68 और 69 पोजीशन आती है रैंक, मैं पहले यहां एक क्लियर करना चाहूंगा बच्चों, आप सब लोगों को, किसी भी बच्चे को डीफेम मत करिएगा। इसमें किसी बच्चे ने अभी तक, जब तक, ये प्लीज एक बात याद रखिए, हम बहुत जल्दी किसी को गाली गलौज और डीफेम कर देते हैं बिना दोनों बातें, या प्रूवन टिल गिल्टी होता है ना डायलॉग लॉ में, यू आर नॉट गिल्टी टिल प्रूवन, यू आर इनोसेंट टिल देन। तो प्लीज डीफेमिंग मत करिएगा। तो इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगा, पर 67 और के बाद जो 68 और 69 रैंक आई, उसमें एनटीए की लिस्ट में जो उन्होंने सर्कुलर पास करा, उसमें एक हैरत अंगेज काम करा, भयंकर, शॉकिंग, वॉट एवर वर्ड यू वॉन्ट टू यूज फॉर इट। 68 जिसकी रैंक है उसको बच्चे को मार्क्स दिए गए 719 और 69 रैंक वाले को दिए गए 718 मार्क्स। कौन सी अजीब बात। तो जो लेमैन लोग हैं, जिनको नीट कैसे काम करता है नहीं पता, हर क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं और अगर आप गलत करते हैं तो -1 और छोड़ते हैं तो 0, मतलब कुछ प्लस ना कुछ माइनस।
तो अगर आप पूरे सही करते हैं तो 720 में से 720, आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आप, और आपने सारे रिमेनिंग सही कर दिए तो 716, आपने सारे सही करे सिवाय एक गलत हुआ है आपका तो आपके 715 नंबर बनेंगे। तो किसी भी एंगल से 718 719 मार्क्स नहीं मिल सकते। और यहीं पर एनटीए की पहली गलती पकड़ी गई कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। कमाल की बात, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि एनटीए ने इसी बात को बोला कि हमने ये गलती नहीं करी है, हमने इसको आपको आंसर देते हैं ट्विटर पे ट्वीट करा। अच्छा, उससे पहले मैं इसी बात को और कंक्लूड करूंगा। मैंने आपको बोला था 6 बच्चों का एक ही सेंटर पे था। नाउ टू ऐड टू दिस लिस्ट, जिन बच्चों की 68 और 69 रैंक है वो भी उसी सेंटर पे थे जो वो 6 बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिनकी रैंक 1 आई। तो इसका मतलब 1 से लेकर 69 रैंक तक वही सारे बच्चे, 8 बच्चे एक ही सेंटर पे थे जिनकी रैंक 1 और 68 और 69 आई। अगर अब आते हैं बात दूसरे पे, एनटीए ने क्या बोला? एनटीए ने बोला कि भैया हमने 718 और 719 मार्क्स का लॉजिक क्या दिया? लॉजिक इज, शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए, ग्रेस मार्क्स। पहली बात, ग्रेस मार्क्स एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क्स, ये बोर्ड का परीक्षा है जहां पर बच्चों को सिर्फ खुश करने के लिए पास करना है तो ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, या यहां पर आपने उसको भी ग्रेस मार्क्स दे देते जिसके 720 में 720 बन रहे हैं, 721 722 भी दे देते ग्रेस मार्क्स के लिए। ग्रेस मार्क्स की वजह से 718 और 719 दिए गए। अभी इसमें एक और मुद्दा यह है क्योंकि 68 और 69 उसी शायद सेंटर पे थे जहां पर वो रिमेनिंग 6 बच्चे जिनकी रैंक 1 दी गई है, तो क्या उन्हें भी ग्रेस मार्क्स देके 720 में 730 दिया गया है? अभी तक इस पे क्लैरिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक लीगल एक्शन यह बना कि भैया ग्रेस मार्क्स किस लॉजिक पे दिया? उसका जवाब एनटी ने दिया कि भैया टाइम की डेफिशिएंसी हुई थी कई कई जगहों पे, कई बच्चों को कम टाइम मिला था, उसकी वजह से हमने उनको ग्रेस मार्क्स दिए। ग्रेस मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले, हर कितने सेंटर पे मिले, क्या उस सेंटर के हर बच्चे को मिले, और उस ग्रेस मार्क्स में कितने मार्क्स मिले और उसकी कैलकुलेशन का लॉजिक क्या था। इसके ऊपर आप निश्चित तौर पे आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा कि आरटीआई का कोई फायदा होगा, पर इस पे निश्चित तौर पे लाखों की संख्या में आरटीआई फाइल करी जा सकती है। 10 रुपए लगते हैं मात्र। कंक्रीट पॉइंट पूछना है, कितने सेंटर्स पे ग्रेस मार्किंग हुई, कितने बच्चों को ग्रेस मार्किंग हुई, ग्रेस मार्किंग कितने मार्क्स मिले, ग्रेस मार्किंग का लॉजिक क्या था। ये 4 पॉइंटर आरटीआई में पूछने हैं। अगली बात इसी में यहीं पर आती है कि भैया वो बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन के तरीके से करा गया। अब नॉर्मलाइजेशन बच्चों, एक और मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो नॉर्मलाइजेशन जेई की परीक्षा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक तो पहली बात वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, प्लस मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है। जैसे कि 2024 में फेज 1 जनवरी में पेपर हुआ जिसमें 10 पेपर हुए, 10 शिफ्ट्स हुई, फिर अप्रैल में दोबारा हुआ जिसमें 10 दोबारा हुई। तो एक लेवल पे लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता है। यहां पर तो पेपर भी सेम। 2018 का जो यहां पर मुद्दा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन 2018 के जेईई मेंस के पेपर में बोला गया था कि जिनका टाइम की वजह से कंप्यूटर चलना बंद हो गया था, उसके बाद वो नहीं दे पाए, तो आप उन्हें मार्क्स तब तक के दें जब तक उनका सही टाइम पीरियड पे काम चल रहा था, उसी एक्यूरेसी के हिसाब से उन्हें स्कोर दें, ना कि जब उन्हें बाद में रिमेनिंग टाइम के लिए करने को दिया गया। वो एग्जाम ऑनलाइन था, ये एग्जाम ऑफलाइन है। देयर इज नो कंपैरिजन। आप एक्यूरेसी टाइम कैसे चेक कर पाएंगे? क्योंकि वो तो ओएमआर से भरना है। यहां पर भी आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसमें एक और तथ्य निकल के ये आ रहा है जो अब शायद हमें नहीं पता कितना सही है कितना गई। मैं आपको इमेजेस दिखा रहा हूं जो सर्कुलेट हो रही हैं, तो आपको पूरा पता चलेगा कि नीट में बवाल क्या मचा है। So there have been cases where a lot of students have reported कि मेरे OMR को कैलकुलेट करके 370 बन रहे थे, पर मेरे फाइनल मार्क्स आए 450। मेरे 430 बन रहे थे, मेरे फाइनली आए 530। और एक तो सुनने में यह भी आया है कि भैया मेरे बन रहे थे 630, आए मेरे 720। अब ये बात को अगर हम देखें तो ये लीगली चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है बच्चों हम लोगों के लिए, बट
यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। इस तरीके की बातें सर्कुलेट हो रही। और अदर नॉन लीगल थिंग्स विच हैव बीन सर्कुलेटिंग, उस पर भी बात कर लेते हैं। चीटिंग केस देखा जाए, नीट पहली बार नहीं हो रहा कि चीटिंग है, सदियों से चीटिंग चली आ रही है। और यहां पर बोला गया 3 चीजों के ऊपर विवाद चल रहा है। पेपर वॉज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पेपर बेचा गया। हद से हद ये तक हुआ 25% पेपर बता देंगे, उसी के हिसाब से पेमेंट कर दीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है। अब इसमें एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि जो टेलीग्राम पे पेपर सर्कुलेट हुआ, पेपर से पहले क्या उसके क्वेश्चंस और फाइनल पेपर के क्वेश्चंस मैच हो रहे थे। ये एक लीगल केस बनता है। दूसरा जो प्रॉब्लम आ रहा है कि पेपर सेंटर से ही लीक हुआ, और मैं आपको 2 इमेजेस दिखाऊंगा, वीडियोस भी दिखाऊंगा, जहां पर आप देख सकते हैं, जहां ये बोला गया पटना में प्रॉपर एक एफआईआर हुई जहां पर 13 लोगों को दोषी माना गया कि उन्होंने पेपर को लीक करने में कुछ ना कुछ काम करा। तो एक एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बच्चों आप लोगों के लिए। और एक और केस आया कि जहां पर पेपर को जला हुआ पाया गया, जो कि कमाल की बात है जबकि पेपर चल रहा है। और भी बहुत सारे चीटिंग के ऐसे केसेस हो सकते हैं जो आपको शायद पता हो, बट प्रॉब्लम आती है चीटिंग के केस में, जब तक वो प्रूव नहीं करा जाता तब तक वो सिर्फ ओपिनियन है। उसके ऊपर कमेंट करने से, उसको प्रमोट करने से, उसको सर्कुलेट करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आप और गुस्सा ही होंगे। अब दूसरा एक और यहां पर बात चल रही है कि बहुत सारे बच्चों के जिनके 720 शायद आए हैं, वो शायद 715 वाले थे। क्यों? क्योंकि एक फिजिक्स के क्वेश्चन में, जो कि एटम्स एंड न्यूक्लियाई का क्वेश्चन था शायद, उसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 को दोनों को सही कहा गया, जबकि ऑब्वियस सी बात है एक ही सही था, पर दोनों सही इसलिए दिए गए क्योंकि शायद पुरानी एनसीईआरटी में कुछ अलग लिखा था और नई एनसीईआरटी में कुछ और लिखा हुआ था। अब यह भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है जिसके ऊपर आप इतना बड़ा विवाद बनाएं, पर एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि आपको मिडिल ऑफ द सेशन में, जब बच्चे सारी तैयारी कर चुके हैं, आपको सिलेबस और आपको टेक्स्ट बुक चेंज क्यों करनी पड़ी? आप इसको अगले साल के लिए पहले से 1 साल या 2 साल एडवांस में भी तो बता सकते थे, जिससे बच्चों में फालतू की एंजाइटी और नर्वसनेस ना क्रिएट होती। ऐसे बहुत सारे और मेरे को लगता है मुद्दे हैं। बच्चे ये भी बात कर रहे हैं कि भाई साहब, हम लोगों को 4 तारीख को ही रिजल्ट क्यों दिया गया? जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, क्या इसको छुपाने की बात करी गई, इसको जिससे हाइड हो जाए बात? दूसरा ये भी एक कंप्लेंट है बच्चों की कि आज तक हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी जल्दी नीट का रिजल्ट आया हो। 6 घंटे बाद ही रिजल्ट आ गया, 6 घंटे पहले आंसर की आई और 6 घंटे में रिजल्ट, जबकि ये चीज 10 दिन बाद होती है तकरीबन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट था 14 जून, वो आ गया 4 जून को। पर ये कोई लीगल केस के लिए बात नहीं बैठती है। तो ये था मेरा, जो मैंने अपनी रिसर्च करी सारी, जो मैंने आपको दिखाई। आप चाहें तो आप इसको एज समराइज करके काम कर सकते हैं किस जगह पर। अब देखिए, सुनिएगा। पहला, अब हम करें तो करें क्या? पहला काम एक आरटीआई करनी है, जिसमें हम ये पूछेंगे कि ग्रेस मार्किंग एंड नॉर्मलाइजेशन का लॉजिक क्या है, कितने बच्चों को मिली, कितने सेंटर पे मिली और कितने नंबर दिए गए। लाखों की तादाद में ये कर सकते हैं। 10 रुपए की ऑनलाइन प्रक्रिया है। हाउ टू फाइल एन आरटीआई ऑनलाइन जाके डाल दीजिए और डालिए इसे, चुप मत बैठिए। बट प्रॉब्लम विद आरटीआई क्या होता है बच्चों की? आरटीआई की टाइम लिमिट 30 दिन की होती है आंसर करने की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर वो 30 दिन में आपको जवाब दें या ना दें, ये भी उनके ऊपर है। चाहे आप लाख डालें, चाहे आप 1 डालें, 30 दिन का विंडो उनके पास होता है। पर अगर आप 30 दिन देते हैं तो 30 दिन में तो आपकी शायद काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और एक बार अगर काउंसलिंग शुरू हो गई, मतलब मान के चलिए द प्रोबेबिलिटी दैट एनीथिंग ऑन दिस क्लैरिटी वुड कम खत्म हो जाएगी। बट हम एक क्लैरिटी के लिए जरूर गुंजाइश कर सकते हैं और इसको हर जगह डिमांड कर सकते हैं कि हमें एक क्लैरिटी जरूर दीजिए। देखिए, हर जगह यह बात करना कि रीनीट कर दीजिए, वो एक सही रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। पर पहले जो लीगली गलत है उसे तो पकड़िए। अरे भाई, ग्रेस मार्क कैसे दिए गए, एक्सप्लेन करिए।
नहीं तो इसको सिस्टम से बाहर करिए। सिंपल मुद्दा, क्योंकि इस पे आप लीगली करेक्ट हैं। आपको यह बात पहले क्यों नहीं बताई गई, पहली बात। दूसरी, सिंस 30 डेज हैं और इसमें काउंसलिंग शुरू हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स बेटर टू फाइल अ PIL, ठीक है, रिट जिसे एप्लीकेशन कहते हैं। अगेन मैं बता दूं, मैं कोई लीगल आदमी नहीं हूं, तो अगर मेरे से कुछ गलती बता दी जाए टाइम फ्रेम या कीवर्ड्स में तो मुझे क्षमा करें। अब बात आती है PIL। PIL एक ज्यादा स्ट्रांग है, जहां आप कोर्ट को डायरेक्टली पेश करते हैं अपनी प्रॉब्लम। अगर PIL एक्सेप्ट हो गई आप लोगों की, तो आप एक तरीके से इस रिजल्ट के ऊपर स्टे ले लेते हैं। स्टे का मतलब काउंसलिंग शुरू नहीं होगी जब तक इसकी इंक्वायरी नहीं होती प्रॉपर। NTA इसको क्लैरिफाई नहीं करता। पर PIL का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए डेफिनेटली लॉ कम्युनिटी की हेल्प चाहिए होती है। तो मेरा मानना है कि इतने 24 लाख बच्चों में यार किसी के पेरेंट्स तो 100% लॉयर होंगे। प्लीज एक कम्युनिटी बनाइए, एक PIL दर्ज करिए। एक PIL भी काफी होती है, और एक PIL में जरूरी नहीं है कि एक स्टूडेंट ही एक PIL फाइल करेगा। आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक इंडिविजुअल ग्रुप बनके एक सिंगल PIL फाइल कर सकते हैं। प्लीज आस्क एनीवन हु इज अ लॉयर टू हेल्प यू आउट देयर। ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्वीटिंग, फॉरवर्डिंग चलता रहेगा। क्यों जरूरी है, इस वीडियो को खत्म करता हूं कि समझिएगा। आगे की वीडियो थोड़ी डिस्टर्बिंग है, अगर आप नरम दिल के हैं तो शायद ना देखें, पर मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा और पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा, एक रिजल्ट आपकी जिंदगी डिफाइन नहीं करता। गलती आपकी नहीं है अगर आपकी रैंक नहीं आई है, सिस्टम में अभी गलती है। बट क्या अगर आपकी रैंक नहीं आई है तो आप में क्षमता नहीं है कुछ करने की? ये बिल्कुल गलत है। तो प्लीज गुस्सा होइए, वो हक है आपका, पर इतना भी निराश ना होइए कि आप कोई ड्रास्टिक स्टेप ले लें। प्लीज डू नॉट डू व्हाट यू आर गोइंग टू सी नाउ। प्लीज अपने आसपास जागरूक रहें, अपने दोस्त मंडली के लिए जागरूक रहें, देखते रहें। सेव एवरीवन, कीप एंड हैव अ पीस विद एवरीवन। गॉड ब्लेस। नमस्कार।